अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आवर शो गुड लाइफ गुड वाइब्स। मैं हूं आपकी होस्ट मिज़ना वकास और मेरा आज का शो आप सारे पेरेंट्स के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आजकल मौसम की वजह से हमारे बच्चे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स और उलझन की सुलझन निकालने के लिए मैंने बुलाया है डॉक्टर रिफत को अपने शो में, जो कि बहुत अच्छी चाइल्ड स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ 7 इयर्स का एक्सपीरियंस रखती हैं। लेट्स वेलकम डॉक्टर रिफत। Assalamualaikum Mizzna. How are you? I'm good. With you? Thank you. भाई आजकल तो आप बहुत ज्यादा मसरूफ होंगे क्योंकि आप लोगों के लिए तो सीजन चल रहा है, सारे बच्चे आजकल बीमार। हम भी आपसे इसी के मुतालिक बात करना चाहते हैं कि घर के अंदर तमाम बच्चों को आजकल फ्लू, कॉफ और टेम्परेचर का प्रॉब्लम है। तो इज इट नेसेसरी कि हम लोग कोई घरेलू टोटका आजमाएं या उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम डॉक्टर के पास जाएं? यकीनन आप कहेंगे कि आपके पास आए। नहीं मिज़ना, यू आर वेरी राइट कि बहुत सारे केसेस में हम कहते हैं कि आके हमें दिखा लें ताकि हम आपको सेटिस्फाई कर लें कि ये बीमारी कहीं क्रिटिकल तो नहीं है। लेकिन एक बेसिक इंस्ट्रक्शन जो मैं पेरेंट्स को कहूँगी कि यस, अगर आपके बड़े बच्चे हैं ना, जैसे 2-3 साल वाले हैं, स्पेशली स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो हाँ, आप उन पे होम रेमेडीज ज़रूर ट्राई करें बिकॉज वो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, वो उनका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, मदर्स डिफरेंट टोटके करती है ना, जो शांदा हो गया, कहवा हो गया और सूप्स वगैरह देना, जो जिसका बाय द वे भी सीजन चल भी रहा है बहुत अच्छा। Exactly. सो यस, डू इंडल्ज ऑन दोज थिंग्स, बट द वन थिंग आई वुड आस्क द पेरेंट्स कि अगर हमारे पास नहीं आ सकते डॉक्टर्स के पास और होम रेमेडीज ही आपने ट्राई करनी है, आप भले करें लेकिन खुद से एंटीबायोटिक स्टार्ट ना करें। अच्छा, आई वांट टू नो कि व्हाट्स द फर्स्ट इंडिकेशन जिससे आपको लगे कि नहीं, अब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? देखिए, अगर बुखार को 3 to 4 डेज से ज्यादा हो गया है और उसकी शिद्दत में दूर दूर तक कमी नहीं आ रही है, ठीक है, लाइक अगर पहले बुखार 2-2, 3-3 घंटे पे हो रहा था, अगले 5 दिन में भी वो 2-3 घंटे पे ही हो रहा है और बच्चा सिर्फ डाउन हो रहा है, उस पर तब्दीली नहीं आ रही है। आपने सब कुछ करके देख लिया, आपने सारे फर्स्ट एड्स दे दिए, यू नो ऑल द राइट मेडिसिन, आपको फीवर मेडिसिन पता है, आपको नज़ले जुकाम की दवाइयाँ पता है, लेकिन आपको बच्चे की तबीयत में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। दैट इज द टाइम व्हेन यू शुड गो टू द डॉक्टर जस्ट टू मेक श्योर कि क्या ये सीजनल चीज कोई चल रही है, इज इट समथिंग अनयूजुअल जिसमें हमें कोई और स्टेप लेना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कि हम किस पे रिलाय करें। वी डोंट नो कि हमें किसके पास जाना चाहिए। एवरीबॉडी सेज कि भाई आप डॉक्टर से कंसर्न करें, लेकिन ये होता है कि हम नॉर्मल फिजिशियन के पास नहीं जा सकते, हमें किसी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाना होता है। बच्चों के लिए तो मैं यही रिकमेंड करूंगी, प्लीज गो टू द चाइल्ड स्पेशलिस्ट। एक जमाना था, एक वक्त था जब हमारी स्पेशलिटी जो थी वो इतनी आम नहीं थी। आई थिंक वो हमारे और आपके बचपन का वक्त था, जनरल फिजिशियन के पास जनरल फिजिशियन था। अम्मी की बारी पर्ची उनकी की बनी हुई, अब्बू की भी पर्ची और बनी वो हुई। देते थे ना, वो आपको एक देते थे बॉटल के अंदर पिंक ग्रीन वाला मिक्सचर बना के। जो रेड वाला सिरप है वो बुखार के लिए इस्तेमाल कीजिए, ये आपने खांसी के लिए लेना और ये मोशन का है। हाँ, और कुछ गोलियां वो पीस के भी देते थे। एग्जैक्टली, जो कि कुछ होम्योपैथिक क्लिनिक में भी हो रहा है सरप्राइजिंगली। लेकिन अब चूंकि जब से हमारे पास ड्रग रूल एंड अथॉरिटी आ गई है पाकिस्तान में, तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट कि आपके पास जो भी मेडिसिन होनी चाहिए शुड बी प्रॉपर्ली लेबल्ड, क्योंकि देयर वाज अ टाइम जब लोग उसके अंदर कुछ भी डाल रहे थे ना, दे वर यूजिंग स्टीरॉइड्स एंड ओपियम to give better results to Opium patients. as well. Oh yes, they were getting kids and adults addicted to it in the name of cough syrup. और बहुत पहले भी बल्कि ये भी होता था। And there were some daddies who still asked me कॉफ सिरप जब भी हम पीते हैं ना तो नींद तो जरूर आती है, बच्चों को भी बहुत आती है। अब तो नॉन सेडेटिंग ऑप्शंस आ गए, बट बैक इन द डेज तो ऐसा नहीं था। बैक इन द डेज तो आपको पता था कि आपने कफ सिरप पी के सो जाना है। और बहुत से लोग आदतन भी पी लेते थे, खांसी ना होने पे भी पी लेते थे। अब्यूज हो रहा था ना, बहुत ज्यादा अब्यूज हो रहा था। अब हम लोग थोड़ा कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस यूज करते हैं। इट्स अ गुड थिंग। हाँ, इट्स अ गुड थिंग कि हमेशा गो टू अ फिजिशियन प्लीज, जो आपको पीली नीली थैलियां ना पकड़ाए। अच्छा डॉक्टर रिफत, हमें ये बताइए कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो विंटर वेकेशन में कोशिश करते हैं पूरा साल के जब वेकेशंस होंगी तो हम बच्चों को घुमाने लेके जाएंगे, लेकिन मौसम सरमा में वो उनको जहां भी, जिस शहर में भी, जिस इलाके में लेके जाते हैं, सबसे पहले बच्चे बीमार होते हैं। चाहे उनको कोई पेट की बीमारी हो, चाहे सीने की बीमारी हो, चाहे बुखार हो, नज़ला जुकाम, सब कुछ। तो पहले तो पेरेंट्स को 1 हफ्ते तक इस चीज़ को फेस करना पड़ता है, फिर वो बेचारे उस टेम्परेचर के आदी होते हैं। ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि क्या उनको किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस हो सकती हैं? अच्छा मिज़ना, मैं तो एक काम ये करती हूँ, मैं अपने पेशेंट्स को पता क्या कहती हूँ, व्हेनेवर दे हैव अ ट्रैवल प्लान, वो मुझे 1-2 महीना पहले बता देते हैं कि मैं फलाना महीने में ट्रैवल करने वाली हूँ। मैं उनको उस महीने के हिसाब से गाइड कर देती हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स कम टू मी एंड दे से कि दिसंबर में शादी है, हमें लाहौर जाना है, तो किसी को इस्लामाबाद जाना है। ओके, नाउ बीइंग अ डॉक्टर, बिकॉज वी हैव कलीग्स इन डिफरेंट सिटीज, हमें पता होता है ना कहाँ पे कौन सी बीमारी चल रही है। तो उस हिसाब से एक तो मैं हमेशा उनको गाइड करती हूँ कि चलो ठीक है, आप ट्रैवलिंग से 1 हफ्ता पहले मेरे पास आ जाना। फ्लू वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट इस सीजन में, तो सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इफ दे आर ट्रैवलिंग, तो पूरी फैमिली के टू मेक इट मोर क्लियर, आई वांट टू नो कि किस एज से किस एज के बच्चों के लिए और इसके नॉमिनल चार्जेस क्या होते हैं, सो एवरीबॉडी नोस। 6 months to 16 years बच्चों के लिए WHO ने मैंडेटरी कर दिया है कि ईयरली बेसिस पर एवरी ईयर यू हैव टू गेट अ फ्लू शॉट। 16 ईयर से प्लस अब जितने भी एडल्ट्स हो जाते हैं वो तो उनके लिए कंडीशनल है। अगर उनको एलर्जी, अस्थमा की कोई बीमारी है और वो बहुत जल्दी मुतासर हो जाते हैं या वो उम्रे वगैरह पे जा रहे हैं, तो ओनली दोज पीपल कैन गेट द वैक्सीन। Is there any side effect of this? Maybe just a mild fever,
and a light flu maybe, but nothing else. Alhamdulillah, इस साल I have done like around more than 100 vaccines yet. नहीं हुआ, किसी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वैक्सीन 2-3 कंपनी के हमारे पास अवेलेबल है, वो कंपनी की प्राइस के हिसाब से। व्हाट आई फील के अगर हम बच्चों को बहुत ज्यादा मेडिसिन देते हैं, जैसे एक बहुत ही कॉमन हमारा एक पैनाडोल है जो हम हर वक्त बच्चे को जरा सा कुछ हुआ, सर में दर्द, पेट में दर्द, तबीयत खराब, हम उसको डाउन भी देखते हैं तो हम उसको जल्दी से पिला देते हैं। तो डोंट यू फील बीइंग अ डॉक्टर कि इट्स डेंजरस कि आप बच्चों को इस तरह से एंटीबायोटिक्स की आदत डाल रहे हैं, उनको मेडिसिन दे रहे हैं? इट्स वेरी डेंजरस, इवन इन पैनाडोल। एंटीबायोटिक तो है ही डेंजरस, ठीक है ना, वो तो एक अलग ही चैप्टर है पूरा। बट इवन अगर हम एक सिंपल पैनाडोल की बात करें कि मुझे ज़रा डाउन लग रहा था वो आपकी बात में, मैंने पैनाडोल दे दिया। देखें, एवरी ड्रग हैज़ अ साइड इफेक्ट, इवन पैनाडोल हैज़ अ साइड इफेक्ट, ठीक है। और पैनाडोल का सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट ये है कि वो आपके लिवर को मुतासर करता है। एग्जैक्टली। और वो बच्चे को जॉन्डिस करा सकता है, बहुत शदीद वाला, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड एंटीडोट टू कम्बैट दैट। मेरे पास 2-3 बच्चे ऐसे दाखिल हो चुके हैं जिन्होंने ओवरडोज कर लिया था पैनाडोल का, सुपर ओवरडोज कह लो, आधी बोतल चग ली ना। क्योंकि मम्मा इज ऑलवेज गिविंग मी अ चम्मच, अभी मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो रही थी, लेट मी जस्ट ड्रिंक द हाफ बॉटल। And what was his age? School going age, 5 years, 6 years, 4 years. They are the innocent ones, na? They are the impressionable ones. मम्मा को करते हुए देखा था, so let me just copy that. So they come in in a very critical condition. वो होश में नहीं होते हैं। आप सब भी यकीनन सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे हमें जो कुछ भी करते हुए देखते हैं उसको जरूर कॉपी करते हैं। मतलब हाफ बॉटल इस तरह से पी लेना, इसीलिए हमारी तमाम दवाओं पे डिस्क्लेमर होता है कि बच्चों की पहुंच से इन दवाओं को दूर रखें और प्लीज इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा ना बनाएं, सिर्फ वक्त पड़ने पे इसका इस्तेमाल करें। हाँ, एग्जैक्टली, एंड दिस इज द मैसेज आई कीप टेलिंग ऑल द पेरेंट्स के दवाइयाँ हम डॉक्टर्स ही लिख के दे रहे होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने ट्रीटमेंट क्या किया? लाइक यू वॉश्ड हिज स्टमक? नहीं, उस वक्त तक बच्चा जो है, लाइक आई सेड, कि किसी को पता ही नहीं था ना कि उसने ये हरकत की है। काफी घंटों के बाद जाके वो बच्चा जब गश में आ गया, उसको बेहोशी आना शुरू हो गई और उसके बाद बच्चे को इंटेंस जॉन्डिस शुरू हो गया। दैट टुक अ फ्यू आवर्स में, तो कुछ टाइम लगता है ना, दवाई हजम हो रही है, अपना साइड इफेक्ट कर रही है। काफ़ी घंटों के बाद जब पेरेंट्स ने ये कैफियत नोटिस की तो उन्होंने पूछा बच्चे से कि बेटा क्या किया था तुमने, हम तो थे नहीं घर पे। उसने बताया कि जी वो मैंने पैनाडोल पिया था। टू रियलाइज कि उसने कितना पिया था, मतलब उसके एक्सेस में थी, जस्ट थिंक अबाउट इट कि उसके एक्सेस में थी कि उसने निकाल के 5-6 बिल्कुल एग्जैक्टली, वो तो सामने कैबिनेट में पड़ी थी ना, एक एक्सेसिबल कैबिनेट जो कि ऊंचाई पे भी नहीं रखा हुआ। तो वो तो मदर ने जब बोतल देखी तो उसने कहा कि ये सील्ड बॉटल थी और अब ये तकरीबन खत्म है। So she bought that bottle as an evidence in our emergency. और उस वक्त हम इतने पैनिक हुए हुए होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि ये सब हुआ कैसे। पहले तो उनको समझ ही नहीं आया, बट थैंक गॉड कि वो थोड़ी सी इंटेलिजेंट फैमिली थी कि उन्होंने अपने साथ एक एविडेंस बॉटल रख ली कि देखें डॉक्टर साहब, वी नो कि इसने ये इसको कुछ किया है। और बिकॉज पैनाडोल ना थोड़ी, आई एम श्योर यू वुड नो, वो थोड़ी सी चिकनी सी होती है ना, इफ इट स्पिल्स समवेयर तो कितनी चिप करती है। एग्जैक्टली। उस माँ ने शायद, वो इतनी इंटेलिजेंट मदर थी कि उसने घर में हर तरफ देख लिया कि कहीं ये स्पिल तो नहीं हुई है, क्योंकि बच्चा तो बेहोश था। उसके साथ साथ थोड़ी सी लापरवाह भी थी कि उन्होंने इस तरह कोई सिरप छोड़ा। बेचारे पेरेंट्स को भी मैं क्या ही बोलूं, उस वक्त तो बोला भी नहीं जा रहा होता, हम लोग तो बच्चे के पीछे भाग रहे होते, पेरेंट्स को कहीं हम बैठ के। और सबसे पहला नाम माओ के ऊपर आता है। हम अपनी इस इंफॉर्मेशन और ये दिलचस्प बातों को मजीद कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू आवर शो गुड लाइफ गुड वाइब्स। एक और सवाल है आपसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो क्रॉलिंग करना सीखते हैं या थोड़ा थोड़ा चलना शुरू होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी जो मदर्स होती हैं उनका कंसर्न ये होता है कि इधर हाथ नहीं, उधर मिट्टी पे हाथ नहीं लगाओ, ये फ्लोर गंदा है, यहाँ नहीं बैठो। तो व्हाट यू थिंक कि इट्स अ गुड थिंग कि हम उनको ट्रेन करें इस चीज को कि वो मिट्टी से, इन चीजों से वाकिफ ना हो, इन चीजों को स्मेल ना कर सके, टेस्ट ना कर सके? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिट्टी, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स जैसे होता है। तो आजकल ऐसा है कि बच्चों को बहुत ही ज्यादा लोगों ने ये सोच लिया है कि नहीं हम इसको क्रॉल नहीं करने देंगे, हम इसे फ्लोर टच नहीं करने देंगे। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, आई थिंक बच्चे को पूरी तरह से इजाज़त देनी चाहिए कि वो थोड़ा एक्सप्लोरर तो बने ना, एक्सप्लोर करेगा तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। बेहतरीन चीज़ ये है, यू नो यू गोइंग टू बिकम अ पेरेंट, आपको पता है कि 6 महीने के बाद बच्चे ने क्रॉलिंग शुरू करनी है, आपने उसे गोद से उतारना है, आप घर को थोड़ा सा बेबी प्रूफ कर लें जिस हद तक हो सकता है, ठीक है। जो भी आपके ऑर्नामेंट्स हैं, आपके फ्लोर लैम्प्स वगैरह वाली चीज़ें, ये बच्चे के घर में नहीं रह सकती ना, क्योंकि बच्चा उसे हिट करेगा, उसके ऊपर गिरेगा वगैरह। तार वाले कोई भी आइटम, ठीक है, कोई भी ऐसी अप्लायंस आपके घर में जिसमें लंबी लंबी तारें होती हैं, आप उनको ज़रा वन साइड कर दें। और जितनी भी एक्सेसरीज और एक्सेसिव डेकोरेशंस हैं उनको आप हटा दें। दीज आर द वेज जिसमें आप बेबी प्रूफ सिंपल तरीके से घर को कर सकते हैं, आपको कोई ज़्यादा हाई फाई जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन घर को साफ सुथरा रखें। पता है बच्चा क्रॉल कर रहा है तो बजाय उसको रोकने के, क्योंकि उसकी एज उसने तो साफ सुथरा हो जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज किड्स जो अभी चलना सीख रहे हैं या क्रॉलिंग करें, कुछ करें, तो कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे बाहर पार्क वगैरह में जाते हैं,
जो खेलना सीख रहे हैं 2-3 इयर्स के या चल रहे हैं, तो उनका बहुत ज्यादा लाइक होता है कि मिट्टी उठा ली हाथ में या कोई पत्ता खींच लिया या ग्रास से उनका कनेक्शन होता है, तो ये हेल्दी है, ये बहुत हेल्दी है। आई थिंक वही मैंने कहा ना, लेट देम एक्सप्लोर, आप नजर रखें। इफ यू थिंक के चलो वो उस चीज को सिर्फ टच नहीं कर रहा बल्कि उठा के मुंह में जा रहा है, आप हैंड वाइप हाथ में रखो, जाकर उसका हाथ पोंछ दो, बोलो जाओ खेलो। ओके, बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस, ठीक है, लेट देम एक्सप्लोर। लेकिन उस बीच अगर वो ऐसी कोई हरकत कर रहे हैं कि उसने कोई कैटरपिलर देख लिया, उसको उठा के खाने के चक्कर में, टेक द कैटरपिलर, टेल देम नहीं जो कर रहे थे वो ठीक था, ये ठीक नहीं है। एंड व्हाट अबाउट दोस पेरेंट्स जो किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, कहीं पे भी जाते हैं तो अपने बच्चों को मसरूफ कर देते हैं, स्क्रीन टाइम दे देते हैं जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है, और उनसे कनेक्शन नहीं बनाते। लाइक मैंने अपने बच्चे को ट्रेन किया है कि अगर हम कहीं पे खाने जाते हैं तो मैं उसको कोई कलरिंग बुक, कोई मैग्नेट, कोई पजल, कुछ ना कुछ ऐसा लेके जाती हूँ अपने साथ, और उसकी ये हैबिट है कि वो अपना एक बैग बना के लेके जाता है कि आई विल प्ले विद दिस। मिज़ना, ये आपने इतनी अच्छी बात की है, आई थिंक आपको अपने ऑडियंस को ना इसी बात पे बहुत यू रियली नीड टू पास दिस मैसेज टू द पेरेंट्स कि प्लीज़ ये तरीके हैं बच्चे को एंगेज करने के। जितने पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, मतलब एक बच्चे को मैं चेक कर रही हूँ ड्यूरिंग कंसल्टेशन, दूसरा बच्चा लाउड होके गेम खेल रहा है फोन पे एंड द पेरेंट्स आर परफेक्टली फाइन विद इट। तो वो मुझे टोकना पड़ता है कि देखें मैं बच्चे की अब हार्ट बीट सुनने की कोशिश कर रही हूँ तो पीछे से गेम की आवाज आ रही है ना, आई कांट डू दैट। देन दे रियलाइज सॉरी डॉक्टर वो इसकी आदत है ना, तो आपने आदत बैठने दी है। खाना भी खा रहे हो, आई हैव सीन सो मेनी फैमिलीज जिनका खाना भी खा रहे हैं तो वो सामने मोबाइल रखा हुआ और अम्मी खिला रही हैं। मैं अपने बच्चे से कहती हूँ अगर मोबाइल देख के खाना खाओगे ना तो शैतान साथ खा लेगा, तो वो रुक जाता है। यही मैं कह रही हूँ, देखिए आपने ये चीज बार बार बच्चे में रीइंफोर्स की है तो वो बच्चा आज ओबे कर रहा है, उस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहा है और फॉलो भी कर रहा है, एंड फ्रैंकली कोई मुश्किल नहीं हो रही। ऑलवेज ट्राई टू एंगेज हिम। जैसे हम कहीं जा रहे हैं गाड़ी में तो वो पूछता है कि अच्छा बादल कहाँ से आए हैं, दरख्त कहाँ से आए, ये क्या हुआ है, वो क्या हुआ है। तो ये वाले जो सवाल होते हैं इन पे आप लोगों को भी अपने तमाम बच्चों को बहुत ज्यादा एनकरेज करना चाहिए। आपको एक मजेदार सा वाकया सुनाती हूँ मैं। हम एक दफा जा रहे थे तो हमारे साथ एक जानने वाली है, ऑब्वियसली आई विल नॉट टेक द नेम, तो उनका एक ही बेटा है। अब उसकी आदत है सवाल करने की, तो उसने पूछा अम्मा ये हम कहीं रिवर के पास से गुजर रहे, तो उसने कहा कितना गहरा है। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता तो आप XYZ कोई अच्छा जवाब दे सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो उसकी अम्मी ने लिटरली रिप्लाई किया कि इसमें जंप लगा के देख लो ये कितना गहरा है। तो कभी कभी पेरेंट्स को भी मतलब कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपका बच्चा कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है तो आप उसकी हेल्प करें, बजाय इसके कि आप उसको इस तरह डिस्करेज करें। बिल्कुल, और आपने एक सेफ्टी नेट सोचना है। अब वाकई अगर उस मदर ने उसको उसी वक्त ना स्पॉन्टेनियसली उसने ब्लर्ट आउट कर दिया, आई थिंक बेचारी ने रियलाइज भी नहीं किया। हाँ, अब एक बच्चा उसको अगर सीरियस ले ले और वो सोचे कि हाँ चाहो मैं डुबकी मार दूं, मम्मा ने तो ओके कर दिया। Exactly. देखो एक अलग चीज, वो एक लीथल इशू बन गया ना। तो नहीं, बच्चों को प्लीज अलाउ देम टू क्वेश्चन एंड डू आंसर देम एज पोलाइटली एज यू कैन। अगर आपको उसका जवाब नहीं पता देन यू एनकरेज हिम बाय सेइंग चलो लेट्स फाइंड आउट, आई डोंट नो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स फाइंड आउट हाउ डीप इज द रिवर। कितना जेन्युइन क्वेश्चन है, वैसे सोचा रहा था। अच्छा, दूसरी बात मुझे बताइए कि बहुत बार ऐसा होता है हम अक्सर अपनी कॉन्वर्जेशन नहीं से शुरू करते हैं। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी नेगेटिव थिंग। जैसे माँ बाप जब पेरेंटिंग शुरू होती है तो सबसे पहली बात होती है डोंट टच, डोंट डू दिस, डोंट गो देयर। तो ये किस हद तक सही? आई डोंट सपोर्ट दैट एट ऑल एंड आई विल आंसर दिस विद अनदर एग्जांपल फ्रॉम माय साइड। एक बच्चा था, मैं अपने पेशेंट्स के साथ ना बहुत जॉली कूल रहती हूँ बिकॉज आई नो कि बच्चे बहुत थ्रेटेंड फील करते हैं और आधे ज़्यादा को तो धमकी मिली होती है कि ये करोगे तो डॉक्टर सुई लगा देगा, डॉक्टर ये कर देगा, डॉक्टर ही भूत है सारा। तो आई ट्राई नॉट टू बी द भूत वाली डॉक्टर, आई ट्राई टू स्माइल अ लॉट एंड जोक विद देम, आई ट्राई टू कीप देम कंफर्टेबल ना, सो आई डू जोक अ लॉट। तो पेरेंट्स ज्यादा खुश होते होंगे? हाँ, कुछ तो बहुत खुश होते हैं। देन देयर कम्स अ पेरेंट एंड वो ऐसे ही एक अजीब आया था तो इसलिए याद रह गया। दिस किड वाज अराउंड 12 years old, 12 साल का लड़का है। वो मेरे पास आया है, यकीन करें वो ऐसा लग रहा था किसी कोई कैडेट कॉलेज से उठ के बेचारा आया है। उसने हाथ बांध के अस्सलाम वालेकुम मैम बैठ गया। जब मैंने बोला बेटा बैठे, बिल्कुल यूं करके और एकदम स्टिफ होकर ना, जैसे पता नहीं, और आंख नीचे हाथ बंधे हुए, फॉर्मल क्यों बंधे हुए हैं, तुम असेंबली में थोड़ी आए हो। अब मैंने इसी तरह जोक किया, मैंने कहा चलो के बैठो ना, तुम इतना स्टिफ, रिलैक्स, कोई बात नहीं। और वो बच्चा जो है ना बहुत ही एकदम नजर, ही कुड नॉट मेक आई कॉन्टैक्ट विद मी एंड चलो मैंने चेकअप स्टार्ट किया। उसका ना थ्रोट एग्जामिन कर रही थी तो मुझे ना टंग डिप्रेसर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। सो आई जोक विद हिम ना टू मेक हिम कंफर्टेबल कि वाओ यार तुम्हारा हलक तो वैसे ही नजर आ गया। मैंने उसे जोक करने के लिए किया। बच्चे ने हंसने की हल्की सी कोशिश की ना, उसके बाप ने वहीं से उसको डांटा, बेटा बिहेव योरसेल्फ, मतलब ही स्क्रीम्ड एट हिम। मैं तो देख ली चौंक गई, मैंने कहा भाई मैं ही हंसाने की कोशिश कर रही हूँ, इट्स फाइन, आई मीन यू नो इट्स ओके।
तो उसका फादर मेरी बात सुनी नहीं, वो बच्चे को यूं गुस्से से तारे जा रहा है, सीधे बैठे हैं आप, तो कैसे बैठे हैं आप? फादर को ट्रीटमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा, एंड ही वाज मेकिंग द चाइल्ड सो अनकंफर्टेबल। मुझे समझ नहीं आया कि मैं बच्चे का इलाज करूं या बाप का इलाज करूं, कि भाई पहले तो तुम रिलैक्स करो, अलाउ हिम टू ब्रीथ। ये सांस रोक के बैठा हुआ है, एंड वाकई व्हेन आई वाज ट्राइंग टू चेक हिज चेस्ट, उससे सांस नहीं ली जा रही थी। मतलब बेटा गहरी सांस लो, सब कुछ छोड़ दो तुम इस वक्त, यू आर टॉकिंग टू मी राइट नाउ, ठीक है, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपने देखा हो कोई पेशेंट बार बार आ रहा है लेकिन बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है? वन टू मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड कि बच्चे को सिर्फ छींक आई है, और कब आई है? आज सुबह ही आई थी। एंड देन सर से लेके पैर तक सब पूछ लिया, और कुछ और कुछ और कुछ नहीं, नहीं बस डॉक्टर साहब आप देख लें, आप देखती ना, आप चेक करें, हाँ बस आप बच्चे देख को लें। या पेरेंट्स को? लेकिन वो बहुत बहुत awkward हो जाता है फिर इस तरह हैंडल करना, हाँ। लेकिन वी हैव टू बी वेरी ग्रेसफुल अबाउट इट। So how you handle them? बहुत ग्रेसफुली मैं कहती हूँ नेक्स्ट टाइम मम्मा को साथ लेकर आइएगा, क्योंकि मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी। अच्छा, मामा को भी घर छोड़ाते हैं? हाँ हाँ, मम्मा तो होती नहीं है ऐसे मौके पे साथ Okay. में, ठीक है। अब वो आते हैं, वो सुबह एक छींक आई थी, मैं थोड़ा परेशान हो गया, तो मैंने सोचा ओह भाई डॉक्टर साहबा के पास जाना है, उनका टाइम है, वो निकल नहीं जाए। There was this one father who insisted कि आप मेरे बच्चे को देख लें। मैं उसी वक्त उठी थी ना, मेरा ऑफ टाइम हो गया था, मैंने कहा देखिए मेरी गाड़ी आगे, मैं जा रही हूँ, मैम गाड़ी भिजवा दे, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। Really? Yeah, I was like no, that's not happening. तो फिर आपको प्रपोज भी करते होंगे लोग वहां पे? नहीं, वहां तक नहीं पहुंचने दिया कुछ सिंगल पेरेंट होते होंगे जो कहते होंगे कि भाई इसका मतलब आपने एक्सपीरियंस किया है सब कुछ, छुपा रही हैं आप हमसे। हाँ, ये शो बहुत लोग देखेंगे। नहीं भाई, डॉक्टर रिफत अनमैरिड है, प्लीज। हाँ जी, say that louder please. मैंने कह दिया डॉक्टर रिफत अनमैरिड है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों का इनसे इलाज करवाएं और आप सिंगल पेरेंट है तो बिल्कुल ना जाएं, मैं इधर उधर देखना शुरू कर दूंगी। अच्छा, उसके अलावा ये बताइए कि क्या मसरूफियात होती हैं आपकी? यार अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एक्चुअली लकी कि मुझे टाइम मिलता है अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर करने का। आई लव वॉचिंग मूवीज, ऑब्वियसली हॉलीवुड मोर देन एनी अदर, क्योंकि उसमें फैंटेसी फिक्शन सब आ जाता है। आई लव रीडिंग बुक्स, आई एम अ ह्यूज बुक फैन। मेरे बुक शेल्फ में जो है ना, जो 3 शेल्फ्स हैं वो मेरी सारी नॉवेल्स के हैं, वो जो एक आखिर में बेचारा है ना, उसमें भी मेडिकल की बुक्स हैं। मेडिकल के ख्याल क्यों आया कि सिर्फ मुझे चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही बनना है? ख्याल मुझे बहुत बचपन में आया था, क्योंकि बचपन में ही आ गया था कि बच्चों की डॉक्टर बनना है? लिटरली पता है क्या हुआ था कि माय पेरेंट्स केप्ट सेइंग दिस टू मी कि आगे ना इंशाल्लाह कुछ बड़ा तुम सोचना अपने लिए। ये चीजें होती रहती है ना बातों बातों में। अच्छा, वैसे ये होता था, ये एक नॉर्मल सी बात थी हर घर में ना। जैसे हम 3 बहन भाई शुरू में, तो हमारे यहाँ ये होता था, मेरी बड़ी बहन को सब बोलते थे कि तुम डॉक्टर बन जाना, और मेरा भाई बोलता था मैं पायलट बन जाऊंगा, और मैं कहती थी कि अच्छा ठीक है मैं तो नर्स बन जाऊंगी, सबसे आसान था, या मैं एयर होस्टेस बन जाऊंगी। फिर उसके बाद हमें बड़े होके पता चला कि मतलब आप इस तरह से, क्योंकि वो डॉल्स होती है, चीजें होती हैं, कैरेक्टर प्रोफेशंस होते हैं जो आपको आपके पेरेंट्स बुक्स में दिखा रहे होते हैं, आप उन्हीं को आइडियलाइज करते हैं। फिर आपको बड़े होके पता चलता है कि नहीं, आपको कुछ नहीं बनना, बिल्कुल टीचर जरूर बने लाइफ में, कुछ बनना बने। नहीं, वो एक मेरे साथ ये हुआ था कि बचपन से मुझे पता था कि आई नीड टू डू समथिंग बोल्ड, बिकॉज बचपन में आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट, आई वाज द शाय गर्ल, आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल। मुझे थोड़ी सोशल एंजाइटी होती थी, तो मेरा ख्वाब था मैं इम्प्रेस होती थी उन लोगों से जो कॉन्फिडेंट थे, तो मैं उनको देख के रश करती थी कि यार मैं भी कुछ ऐसा प्रोफेशन। अच्छा, इस सोशल एंजाइटी की वजह, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स भी ये जानना चाहते होंगे यकीनी तौर पे कि बच्चे किसी के पास जाते नहीं हैं, डरते हैं, खुल के बात नहीं करते, कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा होता है? ऑब्वियसली पेरेंट्स कर रहे होते हैं। तो हम डॉक्टर रिफत से ये जानना चाहते हैं कि पेरेंट्स को किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और अपने बच्चों के कॉन्फिडेंस को कैसे इनकरेज करें, कैसे बूस्ट करें? देखो, द फर्स्ट थिंग जो आपके कॉन्फिडेंस को मजीद लो करता है ना, वो बार बार की टोक है। बार बार अगर आपको हर मूवमेंट पे टोका जाए, ऐसे क्या बैठी हो तुम, ऐसे क्यों उठ रही हो, तुम वैसे क्यों हंस रही थी, ना मुंह फाड़ के तो मत हंसो। लेकिन ना, ये मैनर्स का भी हिस्सा है ना यार। मैनर्स का हिस्सा है, वो आप मैनर्स के वक्त बता दें, लेकिन एकदम से यू आर ट्राइंग टू बी स्पॉन्टेनियस, यू आर स्टिल डिस्कवरिंग योरसेल्फ। अभी आपके बचपना चल रहा है, अभी आपको कुछ नहीं ऐसी पता। माएँ भी देखी जो बैठा हुआ होता है ना, बच्चा बार बार चीज को हाथ लगा रहा है तो हमें थोड़ी बेचैनी होती है, मतलब मेरी नजर फौरन उधर जाती है, तो वो ढिठाई से कहती है ऐसे ही है, बचपन से रोक नहीं मैंने कभी। तो इन माओं को आप क्या कहना चाहती है? यकीनन बहुत सारी माओं को बुरा भी लग बहुत रहा सारी होगा। माएँ, अब देखो मैं यही कह रही हूँ ना, एक चीज होती है किसी गलत चीज पे टोकना, एक चीज होती है उसकी अपनी शख्सियत की जो चीजें हैं जो वो उसके कंट्रोल में नहीं है उसको टोकना। अब जैसे फिजिटिंग हैबिट है, हर बच्चे की आदत है, एक बच्चा है कोई फॉर एग्जांपल, उसकी आदत है वो कहीं भी जाए, चाहे वो स्कूल हो या चाहे प्रिंसिपल का ऑफिस हो या डॉक्टर का ऑफिस हो, उसे सॉरी मैं आपको यहाँ पे रोक रही हूँ। फिजिटिंग हैबिट, व्हाट इज फिजिटिंग हैबिट? फिजिटिंग हैबिट ये नहीं सुकून से नहीं बैठ सकता, सुकून से नहीं बैठ सकता, ये नहीं बैठा है तो यू नो
सारा टाइम लगा रहेगा, हाइपर हाँ, एक्टिव इसको भी छूना है, उसको भी छूना है, एक्सप्लोर करना है, इस पे भी हाथ मारना है, उस पे भी, लाइक बैठा नहीं, जैसे हम लोग बैठे तो हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है कि वो एक्सप्लोर कर रहा है। एक्सप्लोर कर रहा है, तंग ना करे। अब उसको क्या Explore पता कि करे। तंग करना क्या होता So, है। वहां पे पेरेंट्स आते हैं, दे टेल देम द डिफरेंस कि बेटा तुम एक्सप्लोरर बनो, लेकिन घर के अंदर जितना एक्सप्लोर करना है करो, घर में तो टॉलरेट सब कुछ हो जाता है ना, बाहर तो मत करो। डॉक्टर रिफत, इसको हम कंटिन्यू करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सब भी एक छोटी सी ब्रेक लीजिए और हम अभी आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। डॉक्टर रिफत, आपसे जानना चाहते हैं कि जो पेरेंट्स अभी बनने वाले हैं या बन चुके हैं, उनके पास न्यूबॉर्न बेबीज हैं, उनके लिए 5 कोई ऐसी चीजें जो अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, पहली चीज तो आपने सबसे पहली चीज जो अवॉइड करनी है वो घुट्टी, ठीक है, किसी भी किस्म की घुट्टी, चाहे वो शहद की घुट्टी हो या आपके खजूरों की घुट्टी हो, वो आप बच्चे को अवॉइड करें। नंबर 2 ये है कि बच्चे के ऊपर ओवर क्राउडिंग ना करे कोई आके। एक होता है ना कि जो ही न्यूबॉर्न पैदा हुआ, अभी हमने नर्सरी में उस बच्चे को महज वार्म अप किया है और पूरा खानदान का खानदान आ जाता है कि मुझे देखना है, मुझे देखना है, मुझे हाथ लगाना है। ठीक है। सो प्लीज अवॉइड दैट, क्योंकि हम जिस सदी में रह रहे हैं, जिस सेंचुरी में हम रह रहे हैं, यहाँ पे जरासीम बहुत हैं, देयर एवरीवेयर, तो बच्चा मुतासर होता है। तीसरी सबसे बड़ी उसके बाद डोंट ये आ जाती है कि बच्चे को लोग कहवा पिला देते हैं। मदर फीड नहीं आ रहा तो वेट करने के बजाय वो उसको कहवा पिला देते हैं, एंड दे बिलीव, एंड देयर आर लॉट ऑफ ट्राइब्स हियर इन पाकिस्तान, इन द नॉर्दर्न एरिया स्पेशली, जिनका ये बना बनाया एक रस्म है कि बच्चे को कहवा पिलाना है। वो इंतहाई खतरनाक है, वो बच्चे की पूरी स्टमक की लाइनिंग को इरोड कर देता है, मतलब उसे जख्म कर देता है, और वो बच्चा बहुत बुरी हालत में फिर हमारे पास आता है, फिर हमारा एक इम्तिहान होता है उसको ठीक करना। और चौथी, हमारे यहाँ एक ट्रेंड बना हुआ है सर बनाने का, यू मस्ट बी फेमिलियर विद दैट। सर बनाने का जो ट्रेंड है, ठीक है, वो अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन किसी भी सख्त चीज के साथ जो बच्चे का सर मोल्ड किया जाता है, कुछ मेटालिक फ्रेम्स होते हैं जिसमें वो कहते हैं कि बच्चे के सर को इसी फ्रेम में रखो, वो इसी उसमें होगा। एक चीज अंडरस्टैंडेबल है कि बच्चे के सर को गोलाई की शेप में होना चाहिए, क्योंकि हड्डियां नरम होती हैं और एज के साथ साथ वो हड्डियां सख्त जिस फॉर्म में होंगी वो उसी फॉर्म में जम जाएंगी। तो हाँ, आपने उसको राउंड शेप तकरीबन रखना है। ये एक टास्क जो है ना, आपका एक सॉफ्ट पिलो से भी अकम्प्लिश हो सकता है, या आप दुपट्टे का एक घड़ा बना के, नॉट नेसेसरी कि हार्ड सरफेस से, नॉट नेसेसरी कि आप किसी, क्योंकि वो बोन्स के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, वो बोन्स के अंदर डेंट कर सकता है, और आपकी बहुत नाजुक वेसल्स हैं जो स्कल के ऊपर से पूरी गुजर रही हैं, वो उसको कंप्रेस करके नुकसान करा सकता है बच्चे के साथ। लास्ट वन, द लास्ट डोंट, अ लॉट ऑफ पेरेंट्स मे नॉट लाइक इट, लेकिन सुरमा यू नो हमारे कल्चर का बहुत प्यारे लगते हैं सुरमा लगा के, प्यारे लगते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुरमा हमारे पास प्यारे नहीं लगते बच्चे सुरमा। मुझे भी नहीं लगते। आई वॉज प्लेइंग अलॉन्ग। नहीं, सुरमा इज वेरी डेंजरस फॉर द आई। जिस तरीके से सुरमा बनाया जाता है उसके अंदर काफी जरासीम जमा हो जाते हैं, वो स्टेरिलाइज तरीके से नहीं बनाया जाता। डॉक्टर रिफत की बात को अगर हम कंक्लूड करें कि हमें 5 डोंट्स क्या हैं जो अपने न्यूबॉर्न के साथ नहीं करने चाहिए, तो सबसे पहला है कि उसे कोई घुट्टी नहीं देनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, जब आपको पता चले कि कोई न्यूबॉर्न हुआ है तो ओवर क्राउडेड ना हो, आराम से जाके मिलें या घर आने पे मिलें तो ज्यादा अच्छी बात है, वरना जर्म्स से बच्चों का इंटरेक्शन हो सकता है, राइट। तीसरी चीज, जो आपके ट्रेडिशनल कहवे या चीजें होती हैं जैसे हमें डॉक्टर साहिबा ने बताया, उसको अवॉइड करना चाहिए। चौथी चीज, अपने बच्चे के सर को कभी भी किसी हार्ड सरफेस से कनेक्ट ना करें, किसी हार्ड सरफेस के ऊपर ना रखें, क्योंकि वो बच्चों के लिए नुकसानदेह होता है, और बहुत डेलिकेसी के साथ आप उसको डील करें। पांचवी और आखिरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आंखों का मामला है, कोशिश कीजिए कि अपने न्यू बॉर्न की आंखों में काजल और सुरमे की एप्लीकेशन ना करें। हमें लगाने से एतराज नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आजकल हमें नहीं पता कि कौन सी चीज ऑर्गेनिक है और कौन सी चीज केमिकल फ्री आपको मिल रही है या उसके अंदर केमिकल मौजूद है। तो इतने छोटे न्यू बॉर्न बच्चों के साथ इस तरह की चीजें जरा अवॉइड कीजिए। अच्छा, हम जब छोटे थे ना, तो हम अपने पेरेंट्स को कहते थे पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो हमेशा कहते थे स्कूल ना जाने का बहाना हो रहा है। ऐसे ही होता है ना, तो पेरेंट्स ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे होते हम पे? वो टाइम ऐसा होता है। अगर पेट का दर्द एंड सुबह के टाइम पे हो रहा है, जिस वक्त आपने स्कूल जाना है, और वो सारा दिन वो आपकी सारी एक्टिविटीज, और स्कूल का टाइम खत्म होने के बाद ठीक भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पेरेंट्स ने कहा कि बेटा आज छुट्टी, उस वक्त पेट का दर्द भी खत्म, नाश्ता भी आपने कर लिया। अच्छा, आपने कभी वो किया? बचपन में एक होता था, सारे बच्चे आपस में डिस्कस करते थे कि प्याज जो है वो बगल के अंदर रख लो तो बुखार हो जाएगा, सुबह स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। सीरियसली आई डिडंट नो। आई डिड इट। डू टेल मी मोर। आई डिड इट, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अच्छा, हाँ। नहीं, मैं ना थोड़ी सी प्री रिहर्स चलती थी। आई टोल्ड यू ना, मुझे बुक्स की आदत थी, तो मुझे उससे काफी डेटा मिल जाता था। मैं रात से ही ना एक्टिंग शुरू कर देती थी। समथिंग इज वेरी रॉन्ग, समथिंग इज वेरी रॉन्ग। बट वो एक्टिंग कर करके सुबह हो जाती थी, और सुबह मैं उस एक्टिंग को कंटिन्यू रखती थी। माय पेरेंट्स वुड बी सेमी कन्विंस्ड कि हाँ कुछ तो है, रात से बोल रही है, ऐसा भी नहीं है सुबह अचानक से बोला है। हमने न्यूबॉर्न बेबीज के बारे में बहुत सारी बातें कर ली, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। अब हम डिस्कस करेंगे टीनेजर्स के लिए सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम पेरेंट्स आजकल फेस करें वो प्यूबर्टी। इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, आजकल बल्कि कुछ सालों से एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक अलमनाक इशू ये चल रहा है कि फीमेल स्पेशली,
क्योंकि फीमेल की जो प्यूबर्टी होती है वो मेल प्यूबर्टी से तो बहुत डिफरेंट है। एग्जैक्टली। जो फीमेल बच्चियां हैं वो बहुत अर्ली एज में जो है ना मेनाकी को टच कर रही हैं, दे आर हैविंग अर्ली प्यूबर्टी, जिसको हम अपने मेडिकल टर्म्स में प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। दे आर गर्ल्स जो 8 and 9 years की एज में ही उनकी मेनाकी स्टार्ट हो What's जाती the है। main cause of this? The main cause I would blame are the fast food Okay. and the quality of the food that is being presented these days, क्योंकि हमारे यहाँ preservatives बहुत यूज हो रहे हैं। अब प्रिजर्वेटिव्स के अलावा भी अगर आप देखें तो हमारे स्पेशली पोल्ट्री फॉर्म में, और ये रिसेंट काफ़ी अच्छी स्टडी भी आई हुई है कि चिकन की जो पोल्ट्री फॉर्म है, क्योंकि चिकन सबसे ज़्यादा कंज्यूम होती है, और टीनेजर्स नगेट्स एंड चिकन फ्राई व्हाट नॉट, तो वो जो चिकन्स आती हैं क्योंकि उन्हें एक मैसिव क्वांटिटी में एक रेस्टोरेंट को प्रोवाइड करना है, तो उस बल्क में वो चिकन की रिप्रोडक्शन को बेहतर करने के लिए उसमें स्टीरॉइड्स यूज करते हैं। Exactly. अब वो स्टीरॉइड रहता है उसके मसल्स के अंदर, क्योंकि वो इंजेक्शन दे दे के उन्होंने मसल फुलाया हुआ होता है, मुर्गी का वजन बढ़ाया हुआ और होता उसका है। साइड इफेक्ट होता है हार्मोनल चेंजेस। या एब्सोल्युटली, क्योंकि आप वो कंज्यूम कर रहे हैं। और एक वो फैक्ट जो है ना कि कुक करने के बाद सारा केमिकल चला जाता है, सारा केमिकल नहीं जाता, वो जरासीम चला जाता है, लेकिन कुकिंग के बाद स्टिल उसके अंदर केमिकल कंपोनेंट रहता है जो आपकी बॉडी में जाके फिर वो सर्कुलेट करता है। फॉरन से नहीं करेगा, लेकिन चूंकि आप चिकन डेली कंज्यूम कर रहे हैं और डिफरेंट तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं, तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यस वो आपके अंदर साइड इफेक्ट देना शुरू कर देता है। देयर आर गर्ल्स हु आर कमिंग विद अ लॉट ऑफ हेयरी ग्रोथ ऑन देयर फेसेस, Yes, exactly. विद एग्जैजरेटेड वेट गेन, जिसके पीछे कोई खास वजह पता नहीं चल रही होती। हमें थायराइड भी ठीक है, सब कुछ, कोलेस्ट्रॉल ठीक है, लेकिन मैसिव वेट गेन है। वो सोशल स्टिग्मेटा का शिकार हो रही हैं, उनका उठना बैठना, उनकी सोशल लाइफ मुतासर हो रही है। ज़ाहिर सी Does बात it है। hit to boys as well? It does in some ways, but not as strongly as females. क्योंकि देखिए लड़कों की प्यूबर्टी नेचुरल साइकिल को भी अगर हम फॉलो करें तो लड़कियों की प्यूबर्टी जहाँ 12-13 years की एज में अराउंड हो जाती है, लड़कों की जो प्यूबर्टी हिट करती है वो 14-15 years की एज होती है, sometimes even 16 when they have to shave the beard and all that, और आवाज भारी हो जाना, कद एकदम से बढ़ता है। ये सारा सिलसिला लड़कों में जो होता है वो 14-15 years में जाके हो रहा होता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस तरह की कंजम्पशन अगर आप लड़कों में भी नोटिस करें तो बहुत हाइट बढ़ी नहीं है, आवाज मोटी नहीं हुई है, दाढ़ी आना शुरू हो गई है, मूछें आना शुरू हो गई है ना। देखा होगा कभी छोटे छोटे लड़के आते हैं और दे आर हार्डली 10 years old, मे बी हाइट नॉर्मल है, एवरेज है, लेकिन मूछें आई नहीं है। तो अवॉइड करने के लिए आप इसको कंक्लूड कैसे करेंगे कि हमें किस चीज को देखिए पहले तो मैं पेरेंट्स को ये जरूर कहूंगी कि एक तो फास्ट फूड का रुझान जरा कम करें, ठीक है। कोशिश करें कि बहुत सारी चीजें आप घर में ही बना लिया करें, और फास्ट फूड रखें लेकिन वंस इन अ ब्लू मून सिचुएशन में, कि महीने में एक आध दफा कभी खा लिया तो खा लिया। अब आजकल जो फूड ऐप्स हमारे पास आई हैं ना, उन्होंने जिंदगी बहुत आसान भी की हुई है, मुश्किल भी की हुई है ना। बच्चों के लिए कितना आसान हो गया कि बेटा कुछ भी ऑर्डर करा लो, जाके लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आदतें जरा बच्चों की तो कम करें आप, ये बहुत जरूरी है। एंड यस, गो टू रेड मीट, कन्वर्ट हो जाए थोड़ा सा, रेड मीट ट्राई करें, चाहे आपको मीट पसंद, मटन पसंद हो, बीफ पसंद हो, फिश इज अ वेरी गुड। रेड मीट इज गुड फॉर हेल्थ। रेड मीट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, एंड अभी तक वो एक मीट है जो बचा हुआ है। अच्छा, हाँ, किसी केमिकल से, so far as we know। जगहों पे नहीं बचा हुआ। फिर तो अल्लाह ही खैर करे हमारा, हमें तो मेरे ख्याल से वही वहाँ पर प्याज, लोगों को नहीं पता वो लोग क्या खा रहे वो प्याज जो आपने यूज की थी ना पीली से, वही खाना पड़ेगा हमें दालों के साथ। हैं। डॉक्टर रिफत ने बहुत अच्छी बात की है और हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए, सीरियसली सोचना चाहिए कि एक नॉर्मल मुर्गी जो आपको बाजार में मिलती है उसे मैच्योर होने में पूरे 3 months लगते हैं, जिसका मतलब है 90 days। सही कह रही हूँ ना मैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल। और अगर किसी सप्लायर को उसे देना है तो वो 35 days में उसे मैच्योर कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ सिंगल बूस्टर। जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं। वो हमारे मेडिकल में कहते हैं ना कि एवरी शॉर्टकट इज नॉट गुड फॉर यू, दैट इज द थिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। हर चीज में आपको शॉर्टकट नहीं चाहिए, और वो शॉर्टकट कहाँ से कहाँ जाके कितना नुकसान देता है Exactly. वो आगे जाके Nobody knows about it. Nobody knows about it. डॉक्टर रिफत से ये सारी इंफॉर्मेटिव बातें इसी तरह चलती रहेंगी, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू गुड लाइफ गुड वाइब्स। डॉक्टर रिफत, कितना जरूरी है अपने बच्चों के साथ नॉर्मली डिस्कशन करना ऑन डेली बेसिस। मेरा सवाल कुछ इस तरह से है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी मदर से या फादर से किसी एक से क्लोज होते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जो दोनों से क्लोज होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी से भी क्लोज नहीं होते। तो आई जस्ट वांट टू नो कि हमें अपने बच्चों को किस हद तक क्लोज करना चाहिए, उनको डराना नहीं चाहिए, ताकि उनके साथ अगर कुछ हो रहा है बाहर तो वो आपसे आराम से डिस्कस कर सकें। देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया मिज़ना, कि बच्चे के साथ एक कॉन्फिडेंस वाला रिलेशनशिप, बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट। ठीक है, यू आर अ पेरेंट, यू नीड टू बी अ डिसिप्लिनेरियन एज वेल। तो हाँ, एक ऐसा दिन में कई औकात ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको थोड़ी सख्ती भी करनी पड़ेगी, उनको डिसिप्लिन भी करना पड़ेगा, रूठना भी पड़ेगा, ताकि बच्चे को मनाना भी आए माँ बाप को। लेकिन हमेशा अपना स्टांस बच्चे के साथ फ्रेंडली रखें, अप्रोचेबल रखें अपने आप को। गुस्सा तकब्बुर में हर वक्त नहीं रहें कि बच्चे हो निकलो यहाँ से, मुझे तंग नहीं करो। अगर आपने 2 से 3 दफा बच्चे को किसी भी वजह से, नो मैटर हाउ स्ट्रेस्ड यू आर, अगर आपने बच्चे को बोलती ना निकलो यहाँ से भी, मुझे तंग नहीं करो,
यकीन करें कि तीसरी दफ़ा के बाद वो बच्चा आपको अप्रोच नहीं करेगा, बल्कि वो आपका ऑल्टरनेट ढूंढना शुरू कर देगा। अब वो ऑल्टरनेट आपकी फैमिली का कोई बंदा हो सकता है और या ये वो ड्रॉबैक है स्कूल का। आपका। ये बहुत बड़ा, यू आर लूजिंग योर चाइल्ड। ठीक है, देखें वो बच्चा आपके साथ जवान होगा, ठीक है, वो जवान होगा, वो आप ही के तौर तरीकों को लेके आगे चलेगा ना। देयर विल कम अ टाइम जब आप बुजुर्ग हो जाएंगी और वो बच्चा चेन ऑफ कमांड लेके चल रहा होगा, व्हाट देन? यही चीज लौट के आपके पास फिर वहां पे आ रही होगी। अगर आपने बच्चे को दूर रखा सारी जिंदगी अपने आप से, तो फिर वो वक्त जब आएगा आपके बुढ़ापे का, जब आपको सहारे, सपोर्ट एंड मॉरल सपोर्ट की जरूरत है, आपको मशवरे की जरूरत है, वो बच्चा आपसे बहुत दूर दूर होगा। अटैचमेंट ही नहीं हुई ना, कोई अटैचमेंट नहीं होगी, वो बच्चा आपको एज अ बर्डन लेगा, उसकी आपसे सिंक्रोनाइजेशन कोई सिंक नहीं है, और वो उसके मशवरे आपको समझ में नहीं आएंगे, आप उसकी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि कभी दोनों में कोई एक बाहमी सिलसिला रहा ही नहीं है। तो हमेशा से बच्चे को अपने कॉन्फिडेंस में रखे, ताकि अच्छे वक्त में बुरे वक्त में बच्चा आपको ही अपने कॉन्फिडेंस में रखे, अपनी मुश्किलात आपको आके बताए। अगर आप उसके दोस्त रहेंगे तो वो बच्चा आगे एज में भी जाकर फिर आपके ही काम आ रहा होगा। वो अच्छा, एक हमारी सोसाइटी का एक और अलमिया है जो कि बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है, शायद आपने भी किया हो, देखा हो अपने आसपास, कि अगर बच्चा अच्छा है तो बाप पे गया, अगर उसके अंदर कोई बुराई है तो माँ की तरबियत में कमी है। ये बात किस हद तक सच? ये बिल्कुल सच नहीं है, सच ये नहीं बिल्कुल भी सच नहीं है। आई सीन अ लॉट ऑफ किड्स, लॉट ऑफ फैमिलीज जहाँ पे मदर बहुत कोशिश कर रही होती है दोस्ताना तरीके से, प्यार मोहब्बत से बच्चे को डिसिप्लिन करने का, सही और गलत में अपने बच्चे के साथ बुरा नहीं करना, कोई माँ नहीं करना चाहती है। वो तरीका कोई भी इख्तियार करे दूसरों के हिसाब से, लेकिन वो अपने बच्चे का भला करना चाह रही है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फैमिलीज जिसमें माँ बेचारी होम मेकर है, वो बच्चों को तरबियत भी कर रही है, घर आते ही छोटी सी बात पे जो है ना बाप जो है ना माँ को गलत कर देता है बच्चे को बिगाड़ने के लिए, तुम्हारी वजह से हो रहा है। नहीं, और फिर बच्चे के सामने तुम्हारी मम्मा गलत है, इधर मैं अच्छा बच्चा हूँ, आई एम द गुड गाय, मदर इज अ बैड गाय। क्यों? क्योंकि मम्मा ने तुम्हें इस चीज के लिए मना किया, कम लेट मी स्पॉइल यू। अब क्या हुआ, बच्चा स्पॉइल बाप की वजह से हो रहा है, लेकिन जो ब्लेम करने वाले लोग हैं वो कहेंगे माँ नहीं ऐसा, क्योंकि माँ के साथ मेरे ख्याल से ज्यादा वक्त गुजर रहा होता है बच्चों का, इसलिए माँ के ऊपर और फादर डिप्राइव्ड फील कर रहा होता है। एट द एंड ऑफ द डे व्हेन द फादर कम्स बैक फ्रॉम द ऑफिस, उसको होता है कि बस बच्चा मुझे इस वक्त से प्यार करे, मुझे सिर्फ क्यूटी क्यूटी बच्चे का से ये सवाल भी करते हैं फादर कि तुम सारा दिन क्या करती हो, इसने ये कर लिया, तुम क्या कर रही थी, अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए। यकीनन आप भी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखती होंगी या बच्चे आपके पास ऐसे आते होंगे जिनके साथ कोई हादसा हुए हैं, कोई मसला हुआ है, किसी कोई इमरजेंसी केस आया है, तो उसके अंदर ज्यादातर ब्लेम माँ को किया जाता है कि माँ कहाँ थी, माँ कहाँ थी, तुम फोन क्यों उठा लिया तुमने, तुम नहाने क्यों चली गई थी, वगैरह वगैरह। जो वेरी राइट। और आपको पता है माँ इतनी कॉन्शियस रहती है, अल्लाह ताला ने माँ को इतना कॉन्शियस बनाया। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मेरा अपना बेबी हुआ था, तो आपको पता नहीं सबने किया ये एक्सपीरियंस या नहीं, कि कान में ना बार बार ऐसा लगता था कोई भी काम करने जाओ रोने की आवाज आ रही है, आप भाग के देखने जाते थे कि कहीं रो तो नहीं रहा। तो माँ इस हद तक कॉन्शियस होती है अपने बच्चे को लेकर, पूरी तरह से बच्चे की हर मूड और से सेंसिटिव होती है, क्योंकि उसी ने तो उसको पेट में पाला है 9 महीने। वो 9 मंथ्स ऐसे ही तो नहीं गुजरे ना यार। 9 मंथ्स में हम अपने कुलीग से कितना क्लोज हो जाते हैं, यहाँ तो माँ और बच्चे की बात हो रही है। सो दे आर समवेयर कनेक्टेड इवन आफ्टर बर्थ। तो मदर की जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं ना, वो जो मैटरनल इंस्टिंक्ट्स की हम बात करते हैं, वो फादर के अंदर नहीं होते। अच्छा, ऑटिज्म क्या है और इसकी वजूहात क्या है? ऑटिज्म इन शॉर्ट बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो एक एंटी सोशल बीमारी है। जिस बच्चे को ऑटिज्म होगा वो उसके अंदर सोशलाइज करने की ताकत नहीं है, ठीक है। अब उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो आपसे बात नहीं कर सकता, वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं करेगा, वो आपको रिस्पॉन्ड भी नहीं कर सकता, वो शायद सुन सकता है लेकिन ही विल चूज टू इग्नोर यू जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बीमारी, ठीक है। ऑटिस्टिक बच्चे ऐसे हैं जिनको हम सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू थेरेपीज एंड व्हाट नॉट, लेकिन अभी तक बहुत ठोस तरीके से उसका कोई इलाज नहीं निकल पाया। ये बाय बर्थ होती है बच्चों में? कुछ बच्चों में बाय बर्थ होती है, लेकिन इस सेंचुरी का या हमारे इस जनरेशन का जो सबसे बड़ा एक इम्तिहान है वो ये है कि ऑटिज्म बीमारी एक परफेक्टली नॉर्मल बच्चों में होना शुरू हो गई है, बिकॉज बहुत यंग एज से पेरेंट्स ने, जो एक तरबियत वाली एज होती है ना, उस एज में वो उनको सेल फोन गैजेट्स लेके बैठा दिया है। एंड मैंने तो देखा है ना 4-4, 5-5 साल के बच्चों को बर्थडे गिफ्ट पे टैबलेट्स मिल रहे हैं। मतलब उस एज में मैं डॉल हाउस खरीद रही थी, वो भी बहुत चीप प्लास्टिक का। तो हमने इतना मासूम वक्त, लेकिन वो मासूम इन लोगों के शायद कहने के लिए होगा, बट वो बहुत प्रोडक्टिव एज थी। इन चीजों के जरिए हमने अपने अंदर इतना कुछ हुनर सीख लिया था। लेकिन आजकल के बच्चों को, पेरेंट्स को आई डोंट नो इस बात की शायद अवेयरनेस नहीं है, या फिर वो अपनी रूटीन से इतने एग्जॉस्टेड हैं कि वो सोचना ही नहीं चाहते आफ्टर मैथ और आउटकम्स को। वो कहते हैं अभी तो बहल जाए ना। अब इसका मसला क्या है कि वो वक्त, जिस वक्त बच्चे ने इंटरेक्शन करना सीखना है, बोलचाल सीखनी है, सब्र तहम्मुल सीखना है, वो बच्चा सेलफोन में जुड़ा हुआ है स्क्रीन के साथ। नतीजा क्या निकलता है, उसके अंदर कोई सोशल नॉर्म्स उसको नहीं आते। या तो वो बहुत ही कोई हाइपर एक्टिव बच्चा है जो पूरी पब्लिक प्लेसेस में सिर्फ शोर हंगामा क्रिएट कर रहा है, टेंट्रम्स क्रिएट कर रहा है, पेरेंट्स मजीद स्ट्रेस में जा रहे हैं, या वो बच्चा ना बोलना सीखता है टाइम पे। 5-5 साल के बच्चे हैं, पेरेंट्स डोंट नो इफ दिस इज नॉट नॉर्मल दैट दे आर नॉट टॉकिंग। आप इस तरह एक्सपीरियंस करती हैं और आप पेरेंट्स को कभी ब्लेम कह लें या फिर उनको आप जतलाती हैं कि दिस इज बिकॉज ऑफ देम, तो क्या वो उसको ओपन हार्ट के साथ एक्सेप्ट करते हैं या वो कहते हैं कि ये
अल्लाह की तरफ से, सबसे आसान चीज होती है। नहीं, उनको पहले ही पता होता है, वो बेचारे गिल्टी पहले ही होते हैं। जब वो आते हैं ना, उनको पता होता है कि हमसे गलती हुई है, अब इसको कैसे करेक्ट करना है हमें बता दें। और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, उनको स्ट्रेस में ले आते हैं कि तुम पोजीशन होल्डर बनना है, तुम्हारे 2 मार्क्स आए तो क्यों कम आए, ये क्या हुआ। तो हम अपने बच्चों की कैपेबिलिटीज का भी थोड़ा सा, मैं चाहूंगी कि आप उस बारे में बात करें कि हमें उन चीजों को समझना चाहिए, देखना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में। पोजीशन की सिग्निफिकेंस नहीं है, पहले तो आपने ये समझना है। हाँ, आप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, आप तरबियत और पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, ठीक है। पढ़ाई जिस हद तक आनी चाहिए, अलिफ बे पे की तमीज, ABCD की तमीज होनी चाहिए, हाँ दैट्स इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली आगे बढ़ेंगे कैसे जब आपको पढ़ना लिखना नहीं आएगा। आप उनको पढ़ना लिखना सिखाएं, आप उनको साइंस सिखाएं, उनको सोशल साइंस सिखाएं, पाकिस्तान और स्टडीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जानें कि उसकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। कुछ बच्चों को मैथ्स में इंटरेस्ट होता है, कुछ आर्ट्स की तरफ ज्यादा अच्छी ड्राइंग स्केचिंग करते हैं, तो उस पे पेरेंट्स कहते हैं फजूल काम कर रहा है, ये पढ़ नहीं रहा। मतलब वो समझते हैं मैथ्स, उर्दू, इंग्लिश ही पढ़ाई है, उसके अलावा आर्ट्स जो है वो कुछ नहीं है। तो मैं पेरेंट्स को यही कहती हूँ कि देखें, अगर आप पहले बच्चे का रुझान तो देखें ना, सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारी ग्रोथ का और ग्रूमिंग का हिस्सा है। हमारी जनरल नॉलेज हमारे सब्जेक्ट से ही आती है। तो आप ठीक है उनको पढ़ाई का मौका दें, बट जब आप ऐसे दौराहे पे आते हैं ना जहाँ पे आप इंटर मैट्रिक में एंटर हो रहे हैं, जो इंटर मैट्रिक वाला फेज है ना, वो लाइफ डिसीजन फेज होता है, क्योंकि उसमें आप सब्जेक्ट चूज करते हैं। डू यू वांट टू गो टुवर्ड्स आर्ट्स, डू यू वांट टू गो टुवर्ड्स साइंस, और अगर आप साइंस में जा रहे हैं तो विच साइंस यू वांट टू गो फॉर। वो हम सबकी लाइफ में एक आता है सिलसिला ना, जहाँ मतलब मैं भी अब स्कूल में थी तो मुझे भी डिसीजन लेना था, 9th 10th में मुझे डिसीजन लेना था कि डू आई नीड टू गो फॉर कंप्यूटर साइंस या डू आई नीड टू गो टुवर्ड्स बायोलॉजी। मैंने बता दिया हाँ मुझे बायोलॉजी करना है, मुझे तो कंप्यूटर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, समझ भी नहीं आता मुझे। तो वो एक डिसीजन टाइम होता है। जब वो वक्त आए तो हाँ, सिट योर किड डाउन and then evaluate them, then find out। वो हो चुके हैं 12-13 साल के। ट्रस्ट द प्रोसेस प्लीज। वो पोजीशंस नहीं आगे जाके इतनी सिग्निफिकेंस नहीं रखती जितना हमारे पेरेंट्स हमें इंसिस्ट कर रहे होते हैं, डंडे दिए हुए होते हैं कि 9th में भी पोजीशन लो, 10th में भी पोजीशन लो। हाँ ठीक है, पोजीशन आती है तो आपकी आगे की अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, आपको अच्छे स्कूलों में एडमिशन मिलता है, आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बट डू सिट योर किड डाउन कि क्या उसमें वो पोटेंशियल है पोजीशन लेने की, और वो आगे करना क्या चाहता है। अगर अब वो सारी जहान की पोजीशन ले ले, उसके बाद वो कहे कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है, ठीक है मुझे जर्नलिस्ट बनना है, तो आई वांट टू चेंज माय फील्ड। जब मुझे यूनिवर्सिटी में डालो तो मुझे जो है ना जर्नलिज्म में डाल दें आप, ठीक है। तो उसमें क्या बायोलॉजी में 98% मैटर करेगा? नहीं करेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आप अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के आई और आपने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, ना सिर्फ बच्चों के लिए, न्यू बॉर्न्स के लिए, टीनेजर्स के लिए, बल्कि उनके पेरेंट्स के लिए भी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर बच्चे की लाइफ में। थैंक यू वंस अगेन। अगर आप चाहते हैं कि अपने तमाम मसाइल जो रिलेटेड है आपकी फैमिली से, आपके बच्चों से, चाहे वो टीनेजर्स हैं चाहे न्यू बॉर्न हैं, तो डॉक्टर रिफत आपके मसाइल का हल निकाल सकते हैं बहुत आसानी के साथ। उनका नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आप अपने बच्चों की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो वो होती है लेडी रिफत हॉस्पिटल, मॉडल कॉलोनी में। अगर आपके अंदर कोई हुनर मौजूद है, कोई टैलेंट है, या आप किसी बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप सबको वेलकम है हमारे चैनल पे। आप इस सेट का हिस्सा बन सकते हैं, मेरे साथ बैठ सकते हैं और लोगों को अपने बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस शो से पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है कि अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हम मिलते हैं आपसे अगले शो में विद गुड लाइफ, गुड वाइब्स। अल्लाह हाफिज।